हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, है ना। हमें उम्मीद है इस बात का कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो है हमारा जो न्यू टॉपिक जो होने वाला है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्लास को शेयर करिए, है ना। इससे पहले जो है आप लोग पढ़ने से पहले आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना। हम क्या करेंगे, इस क्लास को सबसे पहले जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। पहले आप ये काम करके आइए, उसके बाद हम लोग क्लास को पढ़ेंगे। चलिए, तो शेयर कर दिए होंगे आप लोग। हमें इस बात का उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से शेयर कर दिए होंगे अपने भाइयों बहनों और दोस्तों और अपने साथियों के साथ, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो आपके दोस्त भी पढ़ेंगे और आपके दोस्त पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा नंबर आएगा, आपके दोस्त को भी अच्छा नंबर आएगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को। भारत माता जो चैप्टर है उसका हम लोग आज महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं उसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को शेयर कर चुके होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या किए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा भारत माता। ये जो चैप्टर है वो काव्य खंड में आता है। इस काव्य खंड का 3 क्लास जो है हो चुका है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, पिछले जो हमारा 3 जो क्लास है, डे 1 डे 2 डे 3 जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इसको कवर कर लिए होंगे। जो लोग अगर उस वीडियो को या उस क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, उस क्लास को जाके अच्छे से कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आके आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस क्लास को आपको पढ़ने के लिए डे 1 डे 2 डे 3 को अच्छा से देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को क्या होगा, ये चीज जो है कवर होने वाला है। महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा समझ में आएगा, अन्यथा आपको क्या होगा, नहीं होगा समझ में। तो डे 1 में हम लोग जो है पढ़ लिए है कौन चीज, डे 1 में हम लोग कवि परिचय सुमित्रानंदन पंत जो है इस पाठ के जो रचयिता है यानी कवि है वो है सुमित्रानंदन पंत, और सुमित्रानंदन पंत के परिचय के बारे में पढ़ लिए थे। डे 2 में हम लोग पढ़े हुए थे, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का भावार्थ के बारे में पढ़े थे। जो अर्थ होती है उसको अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और डे 3 में हम लोग जो है इससे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव्स बनती है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं डे 3 में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डे 4, और इस डे 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो डे 4 में जो है हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सब्जेक्टिव है। सबसे पहले आप लोग याद रख लीजिए, ये जो चैप्टर है ना, ये भारत माता जो चैप्टर है ये किसमें आता है, क्लास 10 की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। हम लोग जो है क्लास 10 की गोधूली भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। उस गोधूली भाग 2 में जो है काव्य खंड को पढ़ने वाले हैं, और ये काव्य खंड में आता है। ये उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे। हमारा हिंदी जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी सब्जेक्ट की बात कर ले। हम लोग बिहार बोर्ड यानी कि 2027 के लिए जो है क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अच्छे से नंबर लाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। 2027 की बात कर रहे हैं। अध्याय हमारा 5 है, अध्याय हमारा 5 है वो है भारत माता। और भारत माता का जो है ये हमारी भारत माँ है। इधर हम लोग देखेंगे तो ये हमारी भारत माँ है, कितना सुंदर लग रही है भारत माता। ये हमारी माँ है, क्या है, हमारी माँ है, कितना सुंदर है लग रही है, तस्वीर में दिख रही है। और ये तस्वीर में इतना सुंदर भारत माँ है ना, इसको कैसे अंग्रेज वालों ने क्या कहे हम, इतना जो है इस भारत माँ के को जो है ना कष्ट पहुंचाया है, इतना कष्ट पहुंचा दिया कि भारत माँ भी रोने लगी थी अंग्रेज वालों ने। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़े थे। डे 3 में हम लोग इस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं। डे 4 जो है हमारा आज जो है, ये जो है आज जो है होने वाला है वो है हमारा क्या, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डे 4 में। ये डे 4 हमारा है, ये डे 4 हो गया। आज सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखा हुआ है ना, बोर्ड बिहार बोर्ड मैट्रिक में बार बार पूछे जाने वाले, ये बात आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोग आज कवर करने वाले, है ना। तो आप
अच्छे से मेहनत कीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। लिखा हुआ है हमारा लक्ष्य है ना, हमारा लक्ष्य है, आपकी क्या है, मेहनत है। आप यदि मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या है, हमारा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। हम तो मेहनत कर ही लेते हैं, कर ही रहे हैं, आप लोगों के लिए जो है इतना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग यदि मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या है, आपका जो है अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छे से रिजल्ट लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से रिजल्ट लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो यूट्यूब जो चैनल है ना, मार्स क्लासेस लिखा हुआ है, इस मार्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। इस चैनल पे आके आप लोग मेहनत कीजिए, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर किए होंगे, है ना। चलिए, चलिए ये रहा हमारा चैप्टर, अध्याय, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। ये सब हम लोग क्या है, कर लिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सब्जेक्टिव प्रश्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखते चलिए। ये हम वीवीआई करेंगे, उसको आप लोग भी वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है चैप्टर ही पूरा वीवीआई है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी वीवीआई ही होगा। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, पहला नंबर प्रश्न हम लोगों को दिख रहा है। ये हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कैसा प्रस्तुत करता है, यानी कि अनुच्छेद जो हम लोग पढ़े थे, भारत माता ग्राम वासनी, ये जो सबसे पहला जो अनुच्छेद था, उस अनुच्छेद का चित्र कैसा प्रस्तुत करता है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप लोगों को हम बताए थे, क्या बताए थे, कि भारत माता कवि, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता को शोषित, दुखी और पराधीन रूप से चित्रित करता है, पराधीनता के रूप में चित्रित करता है। वह ग्रामवासिनी भारत माता के रूपों में गंगा यमुना के, गंगा यमुना को उसके आंसू मानकर उसकी उदास उदास नमित नयन और बाष्पाच्छादित यानी कि आंसुओं से ढकी हुई दशा का सुंदर एवं मार्मिक वर्णन करता है। आप लोग पहला जो प्रश्न है उसका आंसर ये क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत हुआ था। तो आप लोग कहेंगे क्या, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता को शोषित, जो शोषण किया हुआ था उसकी बात किया गया था। शोषण, अंग्रेज वालों ने जो शोषण किया उसकी बात किया गया था। तो शोषित, दुखी और पराधीनता, यानी कि पराधीनता मतलब होता है दूसरे के अधीन हो जाना। तो भारत माँ भी क्या हो गई थी, दूसरे के अधीन, यानी अंग्रेज वालों ने यहाँ पे आके जो है अपना क्या किया था, वर्चस्व दिखाया था, जिसके कारण भारत माता को बहुत ही कष्ट हुआ था। तो दुखी थी, जिसके कारण दुखी थी, वो शोषित हो गई थी, शोषण किया जा रहा था उसके ऊपर, अंग्रेज वालों ने शोषण कर रहा था। पराधीनता, यानी पराधीनता मतलब होता है दूसरे के अधीन रहना, तो अंग्रेज के अधीन हो गया था, जिस उसी का क्या है, चित्र जो है वो चित्रित किया गया है इसमें। वह ग्रामवासिनी भारत माता, गांव में वास करती है, हमारा भारत माँ जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे वास करती है, तो वह गांव में वास करती है, इसीलिए वहां पे लिखेंगे वह ग्रामवासिनी भारत माता के रूप में गंगा यमुना को उसके आंसू बांधकर उसकी उदास नमित नयन और बाष्पाच्छादित यानी कि दशा का सुंदर मार्मिक वर्णन करता है। इसका आप लोग ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ क्या रहा है वो देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने ये दूसरा प्रश्न आ रहा आया है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। अपने आप जो है, अगर जिसको अर्थ समझ में आया होगा, जो आप लोग अर्थ पढ़े होंगे, उसको आप लोगों ने अगर कवर किए होंगे अच्छे से, तो आपको जो अवश्य ही क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद अपने आप मन में आने लगेगा। प्रवासिनी का मतलब हम कहे थे क्या, दूसरे, दूसरा जो जगह से आके बस जाता है उसी को कहा गया था प्रवासिनी। इसका मतलब क्या कहे थे, दूसरे स्थान से आके जो है ना बस जाता है उसको कहा गया है प्रवासिनी। दूसरे स्थान
से आकर बस जाना। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। प्रवासनी कहने का मतलब ही होता है दूसरे स्थानों से आकर बस जाना, यानी कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी बनी हुई है। मतलब क्या होता है कि भारत माँ है हमारी, गांव में वास करती है, भारत में है, और उसको ऐसा ने अंग्रेज वालों ने ऐसा बना दिया है कि उनको फील होता है, महसूस होता है कि हम दूसरे जगह से आके बस गए। समझे? मतलब जो लोग नहीं होता है, जैसे पंजाब में जाता है, हरियाणा जाकर रहने लगता है, तो उसको दूसरा तरीका से व्यक्ति व्यवहार करेगा। वहां के जो लोग है ना, वो उसको अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, उसके साथ अलग तरीके से देखने का काम करेंगे। तो सेम बात यहाँ भी है, भारत माता भी है अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही शहर में जो है दूसरों प्रवासिनी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्यों बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, इसका कारण क्या था? तो हम लोग लिखेंगे कि भारत माता अपने ही देश में अंग्रेजों की प्रतंत्रता यानी गुलामी के, प्रतंत्र यानी गुलामी के और भीषण शोषण के कारण, भीषण शोषण के कारण, भीषण शोषण के कारण अजनबी, अजनबी किसको बोला जाता है? पराई, या पराई हम बोल सकते हैं जिसको प्रवासनी बोला जाता है, कह रहे हैं जैसी बन गई है, क्योंकि यहाँ के मूल साधनों, संसाधनों, व्यवस्था और स्वतंत्रता पर विदेशियों का अधिकार है ना स्थापित हो चुका है। मतलब क्या है कि हमारी भारत माँ, आप पूछेंगे कि क्यों बनी हुई है प्रवासनी, तो हम लोग बड़े आसानी से कहेंगे कि भारत माता का जो है अपने घरों में इसलिए प्रवासनी बनी हुई है क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत माँ के ऊपर जो बहुत सारा शोषण किया, बहुत तरह से कष्ट पहुंचाई, जिसके कारण भारत माता आज जो है अपने ही घरों में क्या बनी हुई है, आज जो है अजनबी बनी हुई है, पराई बनी हुई है। और क्योंकि मूल संसाधनों और व्यवस्था स्वतंत्रता पर विदेशियों ने क्या कर लिया है, आक्रमण कर लिया, मतलब अधिकार जमा लिया। ये बात आप लोग क्या कहेंगे, यही बात बोलेंगे, जिसके कारण क्या है भारत माता जो है आज जो है अपने ही घरों में प्रवासनी बनी हुई। समझ में आया? ये आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए लिख लीजिए, फटाक से लिखिए जल्दी, आप लोग इसका आंसर लिखिए। लिख लिए सभी लोग? हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है हम लोग के सामने। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, 3 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने ये है कि कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है। कविता में भारतवासियों यानी कविता जो है उसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो भारतवासियों का कैसा चित्र खींचते हैं, कैसा बताए थे कविता में, बताइए आप लोग। बताए थे ना, अर्थ कैसा बताए थे, सो कैसा कहे थे, लिखेंगे क्या, कभी भारतवासियों को अज्ञान कहे थे ना, अज्ञान हो गया है, अज्ञान सा दिखने लगा था, अज्ञान, मूर्छा और भय के अंधकार में डूबा हुआ चित्रित करता है, जो अपने ही माता यानी भारत माता की ऐसी दयनीय दुर्दशा को प्रत्यक्ष देखने के बावजूद बावजूद पूरी तरह मौन, उदासीन और संवेदनशील बने हुए हैं। ठीक है, ये बात आप क्या करेंगे, यहां से इसका आंसर में लिखेंगे। कविता में कवि यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जो है कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है, तो आप लोग कहेंगे कवि ने यानी कि भारत माँ जो है भारत माता के 30 कोटि संतान कहा गया था, चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, तो 30 करोड़ संतान की बात किया गया था। जो इस चैप्टर को जब लिखा गया था तो उस समय जो है भारत में लगभग 30 करोड़ संतानें थी। तो उस 30 करोड़ संतानें की जो है ना ऐसा दिन हो गया था, ऐसा जो है हाल हो चुका था कि वो नग्न रह रहा था, बिना कपड़े का रह रहा था, वो शिक्षित नहीं था, उसके पास उतना अच्छा सा ज्ञान नहीं था, उसके पास रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं था, जिसके कारण क्या हो गया था, सभी लोग जो है कहाँ पे रहने लगे थे, तो वो पेड़ के नीचे शरण ले लिए थे। ऐसा हाल जो है ना वो क्या हो गया था, गुलामी के कारण हो गया था। अंग्रेज ने
अंग्रेज वालों ने यहाँ पे आके इतना सारा जो है ना उत्पात मचाया, जिसके कारण क्या हो गया कि भारत माँ का क्या है कि भारत माता का संतान यानी कि 30 करोड़ जो जनता थी उसका जो है हालत ऐसा बन चुका था। ठीक है, इसका आप लोग आंसर ये लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न हम लोग को कह रहा है कि भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है ना। अब कहेंगे कि हास्य मतलब क्या होता है, हंसी। अरे हंसी की बात किया जा रहा है कि राहु ग्रसित कैसे हो गया है, राहु ग्रसित कैसे हो गया है, भारत माता का हंसी जो है वो राहु ग्रसित कैसे हो गया है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्यों दिखाई पड़ता है, तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, जिस प्रकार राहु यानी कि चंद्रमा को ग्रस लेता है। राहु जो है ना, राहु एक प्रकार का ग्रह है और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। उस उपग्रह की बात किया जा रहा है। राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार स्वतंत्रता, अज्ञान, अविद्या के संकट ने भारत माता की स्वाभाविक प्रसन्नता और मुख की मुस्कान यानी कि जो हंसी जो है वो पूरी तरह क्या किया है, लील हो गया है यानी कि छिन गया है, जिससे उसकी हंसी भी ग्रसित और गहरी शोक का कुल प्रतीत होता है। ये आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे। किसके कारण, अब कहेंगे कि भारत माता का हास्य यानी राहु ग्रसित क्यों हो गया है, तो आप लोग कहेंगे कि भारत माता का जो है हास्य जो है राहु ग्रसित इसलिए हो चुका है क्योंकि गरीबी के कारण, प्रतंत्रता के कारण, अज्ञानता के कारण भारत माता संकट में चली गई है और ऐसे हो गई है जैसे उसकी प्यारी प्यारी जो मुस्कानें थी वो प्यारी की प्यारी मुस्कानें क्यों गायब हो गई है, तो यही गरीबी के कारण। और ऐसा प्रतीत हो गया जैसे क्या आता है, राहु ग्रस यानी कि राहु ने उसको ग्रस लिया है। ठीक है, तो ऐसा जो है प्रतीत होता है। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे। चलिए लिखिए फटाक से, जल्दी से फटाफट आप लोग लिखते चलिए। लिख लिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए है ना, लिख ले, बाद में लिख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या कॉपी कलम लिए हुए तो कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ में जो है लिखते चलिए। हम समझाते चलेंगे, आप लोग लिखते भी चलिए, ताकि क्या होगा, अभी जब अगर समझ के लिखेंगे तो बेहतरीन तरीके से वो चीज याद रहेगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे तो फिर बाद में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत ये नहीं है। ठीक है, जैसा आपको इच्छा है वैसा आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चले, हो गया, अरे हुआ, हो गया ना। चलिए 5वां नंबर प्रश्न हम लोग के सामने ये है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी कहकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। हाँ, ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कह रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत जो है भारत माता को गीता प्रकाशनी बोलकर कहकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है, क्यों कहता है, ये प्रश्न है कि गीता का प्रकाश भारत में हुआ था, गीता प्रकाशनी भारत माता को कहा जाता है, फिर भी जो है ज्ञानी क्यों कह दिया। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न ये कहा जा रहा है, तो लिखेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे कि कभी भारत माता को ज्ञान और दर्शन, दर्शन मतलब गीता की बात किया गया है, गीता का प्रकाश संपूर्ण संसार में फैलाने वाली मानता है। ये बात हम लोगों को पता है, ये बात कि भारत माता को ज्ञान यानी गीता का प्रकाश का संपूर्ण संसार में फैलाने वाली मानता है। लेकिन आज वही अज्ञानता, रूढ़ियों और अविद्या के अंधकार यानी ज्ञान मूढ़ता में फंसी हुई है ना, क्योंकि उसकी अपनी संतानें अज्ञानता के फेरे में पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हीं का अपनी संतान आज क्या हो गई है, परेशानी में है। जो भारत माता गीता को प्रकाशित किया, जो भारत माँ क्या की, गीता का दर्शन करवाई, संसार में पूरे फैलाई, गीता के बारे में जानकारी फैलाई, आज वही भारत माँ के संतानें क्या है, और ज्ञानता के कारण जो भारत माँ ज्ञानी थी उसकी का संतान आज क्या हो गया है, अंग्रेज जो व्यक्ति था उसके कारण क्या है, अंग्रेजी दमन शोषण के कारण क्या हो गई,
उनके पास अज्ञानता चले आई, अज्ञानता, रूढ़ियां और विद्या, उसी के कारण क्या हो गई है, आज जो है भारत माता को कहा जा रहा है ज्ञान मूड बता दिया गया। ठीक है, क्यों बताया, संतान के कारण। इसीलिए ना बोला जाता है, अगर सबसे जो है ना कोई अगर आपको जो है ना सही तरीके से प्यार करेगा ना तो वो भारत अपनी माँ है। माँ के जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता है। ठीक है, माँ के जैसा जो है ना कोई भी प्यार नहीं कर सकता है, अगर कोई भी नहीं। और लड़का लोग क्या करता है, हम लड़का लोग से यही कहना चाहते हैं कि जिस तितली तितली को है ना, तितली किसको कह रहे हैं समझ रहे हैं, तितली वही गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं। जिस तितली के चक्कर में आप क्या पड़े हुए हैं ना, उस तितली के चक्कर का छोड़ दो, आप छोड़ दो, नहीं तो वो तितली को जो है ना कोई दूसरा जो है ना उड़ा के लेके चल जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो। समझ में आया बात। ये एक शायरी है ना, कहते हैं वो, कहते हैं कि जिस तितली तितली को जो है ना आप, जिस तितली को आप झुमका दिलाने के लायक आप बनोगे ना, जिस तितली को आप झुमका दिलाने के लायक बनोगे, तब तक जो है ना उस तितली को, तब तक जो है उस तितली को कोई दूसरा जो है ना क्या करेगा, मंगल सूत्र पहना के चला जाएगा लेकिन। समझे बात। इसीलिए हम कह रहे हैं लड़के लोगों से, सभी से कह रहे हैं, लड़के नहीं सभी लोगों से बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे से हम अनुरोध करते हैं कि उसके चक्कर में मत पड़ो, है ना, उसके चक्कर में टाइम मत बर्बाद करो। नहीं तो फिर क्या है, सरकारी जॉब वाला क्या करेगा, आएगा और उसको मंगलसूत्र पहनाएगा और लेके चला जाएगा, तुम देखते ही रह जाओगे। समझ में आया बात। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई को आप लोग एक एम बना लीजिए, उसको जो है उसके हिसाब से आप अपना टाइम बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए और उसके हिसाब से आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। फिर जो है ना क्या करेगा, कहा जाता है कि तितली के चक्कर में समय अपना मत बर्बाद करो, है ना, अपने आप को इस तरह ढाल लो, अपने आप को इस तरह ढाल लो, अपने आप को इस तरह बना लो, यानी कि अपना जो है ना बगीचा इस तरह से तैयार कर लो, अपना बगीचा को इस तरह से बना लो कि तितली वो जो है ना खुद ब खुद जो है उस गार्डन में चले आएगा, उस बगीचा में चले आएगी तुम्हारे पास। मतलब अपने आप को इस तरह जो है ना बना लो, अपने आप को इस तरह से बना लो कि वो जो है खुद ब खुद जो है लड़कियां तुम्हारे पास चले आएगी खींचे। हमको उसके पास नहीं जाना है, वो उसके पास हम खुद नहीं, हमको नहीं जाना है, वो खुद हमारे पास आएगी। समझ में आया बात। तो आपको ऐसा बनना है, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छा नंबर लाइए, अपने आप जो है ना वो जो है तितलियां खुद ब खुद तुम्हारे पास उड़ के चले आएंगे। हमको क्या जरूरी है लाने का उसको, उसके पास जाने का। हम अपना गार्डन ही ऐसा बना लेंगे, ऐसा जो है ना बगीचा हम बना लेंगे जो खुद ब खुद उसमें तितलियां उड़ के आएगी, है ना। जहाँ पे अच्छा सा रस मिलता है ना, तितलियां वहीं जाती है, एक बात याद रखिए, है ना। ये तितलियों के लिए नहीं है, ये बात जो है उस तितली के लिए नहीं था, उस तितली के लिए नहीं था, किसके लिए था रे दोस्त, वो था लड़कियों के लिए, है ना। और जिस लड़की की बात कर रहे हैं, वो जिस लड़के की बात कर रहे हैं, वो जो अपना समय को बिना समझे गवाए हुए जा रहे हैं, उस लड़के और लड़कियों के लिए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे, 5 के बाद हम लोग के पास छठा नंबर प्रश्न क्या है।
चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों के सामने, ये है 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। 6 नंबर प्रश्न जो है उसमें क्या कह रहा है कि कवि के दृष्टि में 6 नंबर प्रश्न ये है, उसमें कहा जा रहा है कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। ये प्रश्न है हम लोग के सामने। ये प्रश्न है हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि कवि के दृष्टि में कवि के दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है, ये प्रश्न कर रहा है। तो लिखेंगे कवि के दृष्टि में भारत माता का सहिष्णुता, महान त्याग और तप संयम व्यर्थ नहीं है। क्या है? व्यर्थ नहीं है, बल्कि बल्कि यह अंततः उसके भीतर एक नई क्रांतिकारी चेतना जगाने और स्वाधीनता के दृढ़ संकल्पों को अधिक मजबूत करने के लिए पूरी तरह से सफल सिद्ध हो रहा है। ये प्रश्न, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, ये लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ये व्याख्या करने वाला, एक बात याद रखिए आप लोग, व्याख्या करने वाला जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है वो व्याख्या करने वाला होता है। व्याख्या करने वाला आप लोग इसको वीवीआई करके रखिएगा। जो भी वीवीआई है इसको आप लोग क्या कर लीजिए, वीवीआई करके रख लीजिए। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए। ये जो है ना वीवीआई, इसको कर लीजिए। क्या है हम लोग के पास जो है लाइन है, एक लाइन दिया जाता है व्याख्या करने वाला में, हमेशा याद रखेंगे एक लाइन दिया जाता है। अब वो लाइन जो है पंक्ति रहेगा लिखा हुआ और उसका जो है ना क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, कहेंगे इसका लिखा है, ये व्याख्या करना है हमको कि स्वर्ण सस्य पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुसित, कुंठित लिखा है, कुसित लिखा गया है ना, कुंठित होना चाहिए यहाँ पे, मन कुंठित है ना, ठ होना चाहिए था यहाँ पे, ठ कुंठित। ठीक है, तो इसका अब व्याख्या करने वाला में आप लोग क्या लिखिएगा, सबसे पहले तो ये लाइन है, एक लाइन का तो ये नहीं लिखाएगा, इसका व्याख्या होगा। व्याख्या में क्या होता है, विस्तार से करना होता है। तो हम सबसे पहले जो है ना इसका व्याख्या करने से पहले आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के चैप्टर का नाम लिखेंगे भारत माता, पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता क्या है तो सुमित्रानंदन पंत है। इसके बाद जो है ना इसका आप अर्थ लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यह पंक्ति हमारी सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता भारत माता से ली गई है। चैप्टर का नाम हो गया, ये लिख लेंगे आप, इतना बात आप लोग लिख लेंगे। और व्याख्या करने वाला में सबसे पहले जो है ना याद रखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के पाठ का नाम लिखिएगा। कोई भी पाठ का नाम हो, जो चैप्टर का दिया गया रहेगा उसका, उस चैप्टर का जो है ना पाठ का नाम और कवि का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप व्याख्या करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता भारत माता से ली गई है। कहां से लिया गया है, तो भारत माता से ली गई है। अब लिखेंगे इसका व्याख्या। यहां से आप ये प्रसंग लिख दिए, कवि के बारे में लिख दिए, कविता का जो चैप्टर है उसका नाम लिख दिए। अब यहां से आप इस पंक्ति जो दी गई है, जो लाइन दिया गया है, उसका आप लोग अर्थ लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे क्या, कवि कहता है कि भारत की भूमि सोने जैसा उपजाऊ फसलों से परिपूर्ण है। हमारा भारत माता को सोना का चिड़िया कहा जाता था, आप लोग कहेंगे, और सोने के जैसा फसल उपजता है। यहाँ पे उपजती है कौन चीज, वो है हमारा सोने के जैसा दिखने वाला वो है धान। और धान को हम लोग सोना के तरह देखते हैं और वो सोना के जैसा दिखता है, इसीलिए यहाँ जो है ना उपजाऊ फसल, सोने की जैसा उपजाऊ फसलों से परिपूर्ण है। किंतु आज वह विदेशियों के पैरों तले कुचली जा रही है। क्यों कुचली जा रही है, क्योंकि भारत माता का मन धरती के सम्मान सब कुछ सहन करने की शक्ति रखता है।
परंतु लगातार हो रहे अमानवीय अत्याचारों के कारण अब वह कुत्सित और व्यथित हो गया है। अब धरती क्या है, सहनशील है ना, वो बहुत कुछ को सहता है। सेम उसी प्रकार से क्या है, भारत माता भी सह तो रही है, लेकिन अगर बार बार अगर किसी चीज को आप कष्ट पहुंचाओगे तो वो भी क्या है, वो चीज नहीं सह पाता है। उसी प्रकार से जो है ना, अंग्रेज वालों ने भारत माता को बहुत तरह से शोषित किया, बहुत जो है ना कष्ट पहुंचाया, जिसके कारण क्या होता है, आज वो जो है ना सहन कर नहीं पा रही है, वो जन सहनशील हो चुकी है ना। तो इसका आप लोग ये बात लिखेंगे, लिखिए आप लोग फटाक से, इसका अर्थ लिख लीजिए, इसका अर्थ लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, जल्दी फटाक से। ठीक है, जल्दी लिखिए, फटाक से लिखिए, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हम लोग के सामने क्या दिख रहा है, लास्ट प्रश्न भी है, प्रश्न नंबर है ख, व्याख्या करने वाला में ही है, ये व्याख्या करने वाला ही है, ठीक है, व्याख्या करने वाला भी है, और ये 2 नंबर व्याख्या करने वाला इस चैप्टर का दूसरा व्याख्या करने वाला है। क्या है, चिंतित चिंतित भीरिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नव वस्पाच्छादित। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिंतित भीरिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नव वाष्पाच्छादित। कविता आप लोग कविता का लाइन याद रखिएगा, कविता याद कर लीजिएगा और कविता का लाइन याद रख लीजिएगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा ये जो चैप्टर है ये किस चैप्टर का जो है ना ये पंक्ति दिया गया है, लाइन दिया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार हम बोलते हैं बच्चों से कि आप लोग क्या कीजिए, कविता को याद कर लीजिए, कविता जो है याद कर लीजिए, किस कविता का लाइन करेगा ये पता चलना चाहिए। अभी तो हम क्या है, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको तो पता है, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है 5वां नंबर चैप्टर का है, भारत माता का है, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे तब क्या होगा, उस समय तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है ये किस चैप्टर का जो है पंक्ति दिया गया है, कहां से लिया गया है। ठीक है, ये बात आप कैसे पता चलेगा आपको, तो आपको ये बात कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे चलेगा, कैसे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कविता को, तब आपको क्या हो जाएगा, इसका लाइन जो है पता चल जाएगा कि किस कविता से लिया गया है, कहां से लिया गया है। आप उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, व्याख्या करना शुरू कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग लिखिएगा कैसे, इसको आप लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्रसंग में सबसे पहला जो बात है वो प्रसंग में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसका अर्थ लिखेंगे क्या, यह प्रसंग में सबसे पहले यह पंक्ति भी सुमित्रानंदन पंत की रचित कविता भारत माता से उद्दित है या संकलित है या लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के भारत माता चैप्टर से ली गई है, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद लिखना होगा, उसके बाद जो पंक्ति दिया गया है उसका व्याख्या आप लोग लिखना शुरू करेंगे। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे, यह पंक्ति भारत माता की उदासी का जीवंत मानवीकरण किया गया है ना। यह पंक्ति से स्पष्ट होता है कि भारत माता की उदासी का एक जो है ना, भारत माँ जो है उदास है, उसका एक क्या कहता है रूप लिया गया है ना, मानवीकरण किया गया है। क्षितिज तक फैला निराशा का अंधकार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भारत माता की तैयोड़ियां चिंता से चढ़ी हुई है, चिंता से चिढ़ी हुई हो, किंतु झुकी हुई आंखें और बादलों से ढका आकाश ऐसा लग रहा है जैसे भारत माता के दुखों और आंसुओं से पूरा क्या है,
हार गया हो। ठीक है, इसका आप लोग इसका आंसर ये लिख लेंगे, है ना। यही इतना ही क्या था, इस जो चैप्टर था, 5वां नंबर जो हमारा अध्याय जो था, अध्याय 5 नंबर का प्रश्न उत्तर, हाँ, जो क्या हो जाता है, समाप्त। ठीक है, ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतना ही प्रश्न था, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझ लिए होंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए होंगे। अगर आप लोग शेयर नहीं किए तो आप लोग अभी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, है ना। अपने दोस्तों के पास हमारा जो एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्या है, मार्स क्लासेस है। इस मार्स क्लासेस को आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों और सभी लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये क्लास जो है चली जाए, और इन लोगों तक चले जाने के बाद उन लोग भी पढ़ लेंगे तो क्या होगा, फायदा करेगा उन लोगों को भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगले क्लास में हम लोग फिर क्या है मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।